हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में 2 अंक वाले प्रश्नों का सीरीज भी चालू है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो कराए हैं। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, या आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। जिस प्रकार से आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। तो आवेश संरक्षण का मतलब है किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात किसी विलगित निकाय में जो भी आवेश है ना तो उसे हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ही हम आवेश संरक्षण के नियम को समझ सकते हैं। 11th क्लास के फिजिक्स में आपने 2-3 बार पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पे पढ़ लो। आवेश ना तो नष्ट होता है, ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसका रूप बदल सकता है। मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके बाद कूलाम का नियम आपको लिखना है, ठीक है, विद्युत संबंधित कूलाम का नियम। तो कूलाम ने बताया था किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 बिंदु आवेश है, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 है, बीच की दूरी बच्चों R है। दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो Q1 Q2 बटा R²। ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। रिपीट भी हो सकते हैं कई क्वेश्चन। तो कूलाम के आधार पर किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है बच्चों। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ के एक नियतांक है, K का मान 1/4πε0 है। लघु उत्तरी में शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। एम्पियर का जो नियम होता है एक बंद लूप के लिए होता है, एक बंद वक्र के लिए होता है। यदि बंद वक्र नहीं है तो फिर एम्पियर का परिपथी नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे बोला गया ये बंद वक्र है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका रेखीय समाकलन, ठीक है, संपूर्ण, देखो जरा, एक निर्वात वक्र है, बंद वक्र है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इससे घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। किसी बंद वक्र के लिए जो भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन मैंने कर दिया, समाकलन का चिन्ह बच्चों, ये dl है, रेखीय समाकलन है। रेखीय समाकलन, ये देखो जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। निर्वात के किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस वक्र के, यहाँ पे ये वक्र है, इस वक्र पे घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का नियम है बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। जो प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला उसे मत पढ़ना। एमपी बोर्ड के बच्चे, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं एमपी बोर्ड बच्चों के लिए स्पेशल रहता है। हालांकि अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल आप लोग तैयार करते चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको देखना है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली एल्यूमिनियम का फ्रेम क्यों लपेटा जाता है। मतलब चल कुंडली धारामापी की जो कुंडली बनाई जाती है एल्यूमिनियम के फ्रेम में चालक तार को लपेटा जाता है, क्यों। तो ऐसा करने से चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते समय एल्यूमिनियम की फ्रेम में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धाराएं कुंडली की गति का विरोध करती है तथा कुंडली इधर उधर हिले बिना अपनी विक्षेपित स्थिति में शीघ्र स्थित हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारा चालक तार है एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटने का मेन रीजन है कि भाई साहब, यदि फ्रेम को एल्यूमिनियम से बनाया जाए तो उस पर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, वही भंवर धारा के समान होता है। अब ये जो होता है वो कुंडली को हिलने से रोकता है। भंवर धारा का क्या काम है, गति का विरोध करना, सिंपल है। तो यदि हम एल्यूमिनियम के फ्रेम में चालक तार को लपेटें तो एल्यूमिनियम में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो भंवर धारा
चक्करदार भंवरधारा के समान होती है और कुंडली को हिलने से बचाती है। ये क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब समान आयाम या समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी भी माध्यम में एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार से होता है, एक संपोषी एक विनाशी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं दो प्रकाश तरंगे सुरंगगर्त के रूप में चल रही हैं, दो प्रकाश तरंगे हैं बच्चों, आयाम और आवृत्ति समान है। यदि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएं, सुरंग सुरंग से मिल जाए, जैसे एक चल रहा है और दूसरा इसी से मिलेगा तो दूसरा भी इधर चल गया, तो परिणामी जो मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका संपोषी व्यतिकरण हो जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आवृत्ति आयाम समान है और दूसरा इस प्रकार से कंपन कर ले, तो ये विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपित हो तो उनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, यही परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण है। जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी भी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में जा रही होती है बच्चों, तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन हो जाता है, इस परिघटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण है सिलेक्टेड है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। व्यतिकरण की शर्तें, आवृत्तियां समान होनी चाहिए और आयाम भी समान होनी चाहिए। दो शर्तें तो ऐसे भी याद हो गया। यदि परिभाषा बन रहा है तो दो शर्त आसानी से याद कर सकते हो कि व्यतिकरण किनमें होगा बच्चों, जिनकी आवृत्तियां समान हो और आयाम भी लगभग समान हो और दोनों तरंगे एक ही दिशा में चले, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हों तो उनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। उनकी ध्रुवण अवस्था कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो, दोनों तरंगों के आयाम भी लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हों, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हों तो उनमें ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। ये बच्चों व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को मैं करा रहा हूं बच्चों। गले में थोड़ा सा खराश है, अच्छे से आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं और आंसर भी प्रोवाइड इसलिए करा रहा हूं प्रश्न के साथ, क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्रश्न तो मिल जाता है, आंसर नहीं मिलता, कहाँ ढूंढें। तो कुछ वीडियो में आपको मोस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कुछ वीडियो में आपको आंसर सहित मिल रहे हैं, तो आपको तैयार कर लेना चाहिए। व्यतिकरण जो होता है बच्चों, यह दो स्लिटों से होता है, जबकि विवर्तन एक ही स्लिट से हो जाता है। ठीक है, सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है व्यतिकरण में, लेकिन इसमें अलग अलग होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम और आने वाले क्रमिक द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता कम हो जाती है। व्यतिकरण में एक ही व्यतिकरण प्रतिरूप पर प्राप्त होने वाले सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, जबकि विवर्तन की बात करें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम होती है और अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई क्रमशः घटती जाती है। गले में खराश है, 6-7 मिनट का वीडियो बन गया, बहुत ज़्यादा है बच्चों। अभी फिलहाल इस प्रश्न को आप तैयार करोगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक की प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक के गति के दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये चीज है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। क्या क्या फैलाना आपको? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। विद्युत बल क्या होता है? F बराबर QE और चुंबकीय बल F बराबर QV sin थीटा होता है। यानी Q आवेश है, V वेग से, B चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है QVB sin थीटा होता है।
जैसे कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, F बराबर QV sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो F बराबर QE है ये विद्युत बल है, इस पे वेग नहीं है, मतलब आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन चुंबकीय बल जो है आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है। 3 अंतर तैयार करना है। विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगेगा, और ये बच्चों जो चुंबकीय बल है सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है और चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, स्थिर आवेशित कण पर ही विद्युत बल लग सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आवेश स्थिर है तो उस पर ही विद्युत बल लगेगा, लेकिन चुंबकीय बल आवेशित कण के जब हम बात करेंगे कि स्थिर है तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा, यानी गति करेगा तभी वहाँ पर चुंबकीय बल हो सकता है, क्योंकि F बराबर QV sin थीटा आवेश की मात्रा, वेग और चुंबकीय क्षेत्र तीनों पर डिपेंड करता है। यानी कोई आवेश स्थिर है तो उस पर विद्युत बल लग सकता है, लेकिन यदि आवेश स्थिर है तो चुंबकीय बल नहीं लग सकता। आवेश गति करेगा तभी उस पर चुंबकीय बल लगेगा, जो कि लॉरेंज बल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको तैयार कर लेना है। 3 अंतर तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। विद्युत बल का मान आपेक्षिक कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, ये देखो वेग पर निर्भर नहीं करता, ये वेग पर निर्भर करता है। यदि ये स्थिर है, गति नहीं कर रहा, तब पर भी विद्युत बल लगेगा, और यदि आवेश स्थिर है तो चुंबकीय बल नहीं लगता। विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है, विद्युत बल सदैव यहाँ पर चुंबकीय बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है। ठीक है, ये तैयार कर लो। और आखिरी का भैया जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है आपको। फैराडे के नियम, ठीक है, 2 नियम है। पहला नियम है, जब किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहने तक बहती है। मतलब जब किसी बंद परिपथ में से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब तक रहेगा जब तक कि प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ये चीज़ पहले भी पढ़ाया जा चुका है सब कुछ, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दे दूँ तो क्वेश्चन तो तैयार ही कर लो। ठीक है, क्या बोला गया कि मान लीजिए कोई आपके पास बंद वक्र है, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है कि मान लीजिए बंद परिपथ में से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से धारा उत्पन्न होती है, और धारा कब तक बहेगी, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। सिंपल है बच्चों, गले में खराश है फिर भी काम चल रहा है आज। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 2 नियम है जिन्हें आपको तैयार कर लेना चाहिए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार कर लेंगे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।